माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस ई वर्चुअल क्लास में प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं गोपाल शुक्ला, अध्यापक हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। आज मैं आपके समक्ष अध्याय 13 कक्षा 9 का जो अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया और वॉल्यूम कहते हैं, इस पूरे अध्याय को हमें 4 भागों में कंप्लीट करना है, जिसका पहला भाग लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो अब पहले भाग में हमें क्या पढ़ना है, ये चर्चा के बिंदु जान लेते हैं। एक तो ठोस आकृतियां क्या होती हैं, घनाभ क्या है, घन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन तथा धारिता के बारे में हम जानेंगे। इसके उपरांत अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र समझेंगे और घनाभ तथा घन पर आधारित विभिन्न प्रश्न करके उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न या गृह कार्य मिलेगा, जिसको कि आप करके अपनी नॉलेज को जांच सकेंगे। तो अब ठोस आकृतियां क्या होती हैं यह सीख लेते हैं। वह वस्तुएं जिनका आकार जो है निश्चित हो, जिनकी माप निश्चित हो और जो त्रिविमीय समष्टि में एक निश्चित स्थान घेरती हों, ठोस आकृतियां कहलाती हैं। जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला और अर्धगोला आदि, यानी उसका आकार निश्चित है। जैसे प्यारे बच्चों ये उदाहरण देखें तो आप देख रहे हैं इसका आकार निश्चित है, इसका आकार बदलेगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। चाहे आप इसको पहले कमरे में रखें, चाहे दूसरे कमरे में रखें, चाहे मेज के ऊपर रखें, चाहे आप कहीं और रखें, ये इसका आकार ऐसा का ऐसा रहेगा। माप भी इसकी एक जैसी रहेगी, जैसे ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये कभी नहीं बदलेगी। और क्योंकि ये त्रिविमीय समष्टि में, यानी कि जहां पर दो अक्ष होंगी वहां पर ये पूरी तरह से समाहित नहीं होगी, यानी आप चाहोगे हाथ में पूरी आकृति आ जाए ये तो नहीं आ पाएगी। तो ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, पूरा जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष के साथ साथ जेड अक्ष भी चाहिए, यानी 3 अक्ष का होना जरूरी है, तब ये आकृति वहां समाहित हो पाएगी और वहां पर एक निश्चित स्थान घेरेगी। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, ठोस आकृतियां। इनके उदाहरण बच्चों घन, घनाभ, बेलन और गोला, अर्धगोला है, जिनमें से घन, घनाभ और बेलन के बारे में आप जानते भी हो। अब घनाभ क्या होते हैं, 6 आयत फलकों द्वारा घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी, ईंट बॉक्स आदि, यानी 6 आयत फलकों। अब बच्चों जरा ये उदाहरण लेते हैं तो इसमें कितने आयत फलक हैं, 6 आयत फलक, एक ऊपर एक नीचे है, एक आप देखें तो बाएं पक्ष पे, एक दाएं पक्ष में और एक आगे और एक पीछे, इस तरह से इसमें क्या है, 6 आयत फलक हैं। तो 6 आयत फलों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। अब घनाभ में 6 फलकें होती हैं, ये तो आपने सीख ही लिया, 6 फलकें होती हैं। 12 इसमें कोर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। 2 देखिए ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 2 10 और 2 12, इस तरह से क्या होती हैं, 12 जो है कोर होती हैं और कोने 8 होती हैं। ये देखिए, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 6 और 7 और 8, इस तरीके से इसके 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिन्हें इंग्लिश में आप वर्टेक्स कहते हैं। तो ये चीज आपने समझ ली ठीक से। अब घनाभ की सम्मुख फलकें बराबर और समांतर होती हैं। ये है समांतर फलकें, ऊपर वाली और नीचे वाली, बाएं पक्ष वाली और दाएं पक्ष वाली, आगे और पीछे, ये आपस में समानांतर और सर्वांगसम माने एक जैसी होती हैं प्यारे बच्चों। और सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड घनाभ का विकर्ण कहलाता है। घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। इस कोने से देखिएगा, इस कोने से नीचे वाले फलक का ये वाला कोना जब आप मिलाएंगे तो इन दोनों कोनों को देखिए, उंगलियों पे मेरे गौर करिएगा, इस कोने से इस कोने को जब आप मिलाएंगे तो पहला विकर्ण बनेगा। इस तरह से चारों शीर्षों से, नीचे के चारों शीर्षों को मिलाने पे 4 विकर्ण बनेंगे। तो इसमें टोटल कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो ये आपने जो है चित्र के माध्यम से जो मैंने आपके सामने मॉडल प्रस्तुत किया, ये बात आपकी समझ में आई। घर में आप माचिस की डिब्बी वगैरह लेके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्यूब जो है वो ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, तो उसे घन कहते हैं। अब जैसे बच्चों आप लूडो खेलते हैं तो पासे का उपयोग करते हैं, वो घन होता है। बर्फ का टुकड़ा, जैसे आप फ्रिज में जो क्या कहते हैं बर्फ वगैरह जमाते हैं, तो ट्रे में जो बर्फ के साइज निकल के आते हैं छोटे छोटे, वो किसकी आकृति के होते हैं, घन की आकृति के। अब घन में भी क्या होती हैं, 6 फलके होती हैं घनाभ की तरह, 12 खोर होते हैं और 8 कोने होते हैं, और कोनों को आप वर्टेक्स भी कह सकते हैं। और घन की सभी 6 फलके सर्वांग सम होती हैं। वहां पर तो क्या होता था, ऊपर नीचे जो समांतर फलके होती थी वो समांतर होती थी, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो बच्चों इसकी जो 6 फलके होती हैं सब एक जैसी होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। इसका मतलब एक फलक पे दूसरी फलक अगर रख दी जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। अब घन की सभी 6 फलकें सर्वांग सम होती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। घन में भी 4 विकर्ण होते हैं, चारों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, घन में भी 4 विकर्ण होते हैं, घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घिरे हुए कुल स्थान का मापन होता है, कुल स्थान का मापन होता है। इसे सदैव वर्ग इकाई में मापा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जैसे आपको अगर ये क्यूब बनाना हो तो आपको ये बनाना पड़ेगा आयत, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, यानी 6 फलक बनानी पड़ेंगी। और जो 6 फलक बनाने में जितना कागज का टुकड़ा लगेगा वही इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी ऊपर कितना लगा, नीचे कितना लगा, उल्टे हाथ पे कितना कागज लगा, सीधे हाथ पे कितना लगा, आगे कितना लगा, पीछे कितना लगा, वो जो टोटल आप निकाल लोगे उस कागज का क्षेत्रफल जो इन 6 फलकों को बनाने में लगेगा, वही इसका क्या कहलाएगा, वही इसका कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं और शॉर्ट में T.S.A से भी निरूपित करते हैं। अब आयतन क्या होता है, किसी वस्तु का आयतन उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप है। एवं तो जो वस्तु स्थान घेरती है, जैसे ये हमारे सामने जो वायुमंडल है उसमें ये जितनी जगह घेर रहा है, यानी जब ये आएगा तो यहाँ पर जो एयर होगी उसको हटा के उसकी जगह घेरेगा, तो ये जितनी जगह घेर रहा है उसी को इसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यानी वायुमंडल में ये जो मॉडल है, ठोस आकृति है, जो स्थान घेरेगी वो इसका क्या कहलाएगा बच्चों, आयतन कहलाएगा। अब एक चीज याद रखिए, जैसे हमारा ग्लास है वो भी त्रिविमीय स्पेस में आ सकता है, लेकिन उसके अंदर आप पानी रख सकते हो, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। यानी अगर कोई ठोस जो है वो उसके अंदर आप कोई सामान रख सको, जैसे कमरे में हवा होती है, जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर आप सामान रख सकते हैं, तो जो जितना सामान रख सकते हैं उस डिब्बे के अंदर या कमरे में जितनी हवा आ सकती है वो उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। तो किसी वस्तु का आयतन उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप है, व किसी वस्तु की धारिता उस वस्तु के अंदर भरे जा सकने वाले द्रव या अन्य वस्तु का आयतन है। तो बच्चों ध्यान देना, आयतन और धारिता में, आयतन माने जो वस्तु स्थान घेरती है और धारिता माने वस्तु के अंदर जितना सामान आप रख सको वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन आपको अच्छे से इन्हें समझना है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने सबसे पहले घनाभ की लंबाई को क्या मान लिया, L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। जैसे अगर आप ये घनाभ लें तो आपने लंबाई ये मान ली L और चौड़ाई ये मान ली B और ऊंचाई ये मान ली H, यानी ये हो गई लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, और इसको आपने LBH से मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि लंबाई इंग्लिश में लेंथ कहते हैं तो वो L से शुरू होती है, चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं B से शुरू होती है, ऊंचाई को हाइट कहते हैं S से चालू होती है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखिए, इसमें 6 फलक होते हैं, तो ऊपर आ रही है लंबाई और चौड़ाई और आयत है, तो ऊपर वाले भाग का इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
L इंटू बी, और नीचे वाला भी इसके सर्वांग सम है तो इसका भी L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी, L इंटू बी, 2L इंटू बी हो गया। अब इस भाग का क्षेत्रफल देखें तो इसमें लंबाई आ रही है और ऊंचाई आ रही है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू एच, और पीछे वाले का भी हो जाएगा L इंटू एच। और अगर आप इसका देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ रही है चौड़ाई और ऊंचाई, यानी इसका हो जाएगा B इंटू एच और इसका भी B इंटू एच हो जाएगा, तो इसका मतलब 2B इंटू एच भी 2 बार आएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई भी 2 बार आएगी, इसलिए बाहर 2 का गुणा हो रहा है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी 2 बार आएगी, और ऊंचाई इंटू लंबाई भी 2 बार आएगी। तो इसका जो सूत्र हो गया बच्चों, अगर आप समझ लोगे तो भूल भी जाओगे तो सूत्र को बना लोगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि घनाभ की 6 फलकों में से ऊपर और तल वाले फलक को सम्मिलित ना किया जाए, यानी कि ये घनाभ है, ये ऊपर वाला तल इसका क्षेत्रफल ना जोड़ा जाए, इसका ना जोड़ा जाए, जैसे कमरा है ना बच्चों, तो उसका जमीन का क्षेत्रफल ना लिया जाए और उसकी छत का क्षेत्रफल ना लिया जाए, केवल दीवारों का क्षेत्रफल लिया जाए, तो वही क्या कहलाएगा आपका, वही कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका L जो हमने पिछला सूत्र निकाला था उसमें L इंटू बी जमीन के लिए लिया था और ऊपर के लिए, तो वो 2L इंटू बी नहीं लेना, B इंटू एच लेना है 2 बार, और H इंटू जो है H इंटू एल लेना है 2 बार। तो क्या हो गया आपका, यानी ये हो गया 2LH और 2BH, 2 बार। तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा LH प्लस BH, और उसके बाद आपने H कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2L प्लस B इंटू एच। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया किसका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बेटा बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैं बताऊं आपको, जब एक जैसी आकृति हो, आधार का क्षेत्रफल निकालो, आधार पे क्या आ रहा है, आधार पे आ रहा है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये गई ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, आयतन। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई में, यानी आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करने से आयतन आता है, अगर एक जैसी फिगर होती है, और ये एक जैसी फिगर है क्योंकि ऊपर और नीचे सर्वांग सम है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी, उसमें H का गुणा करते ही क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा, यानी इसका आयतन क्या होता है, LBH। और विकर्ण अगर आपको निकालना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का वर्ग करिए, फिर उन्हें जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए, यानी √L² प्लस B² प्लस H², ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब बात आती है घन की, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब निकालेंगे। अब क्योंकि घन की सारी फलकें सर्वांग सम होती है, क्योंकि घन इस तरह का होगा, अब लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है तो इसका क्षेत्रफल A² होगा, और ऐसी कितनी फलकें हैं, 6 फलकें, और सब सर्वांग सम है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6A का वर्ग हो जाएगा, और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या होता है, वर्ग इकाई। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ नहीं आएगा, 4 आएंगे, 1 2, एक पीछे 3 और एक ये 4, और सबका क्षेत्रफल कितना है, A का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 4A का वर्ग, ये क्या आ जाएगा आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होगा, आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये भी A और ये भी A, तो A का वर्ग, और ऊंचाई भी किसके बराबर है, A के बराबर, तो A के वर्ग में अगर A का गुणा कर देंगे, मैंने कहा था आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दें, ऊंचाई किसके बराबर है, भुजा के बराबर, भुजा कितनी है, A, तो उत्तर क्या आ जाएगा, A पे क्यूब। तो ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो सॉरी ये किसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा, जब आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई, ऊंचाई यानी घन की भुजा का गुणा कर देंगे तो A पे क्यूब आ गया। और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा इकाई के बराबर इसका क्या होता है, ये विकर्ण होता है। तो बेटा ये जो सूत्र हैं इनको आपने समझा बहुत अच्छे से, समझ के ही एक बार आप और अपनी कॉपी पे जब नोट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्नों के माध्यम से हम और समझते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 5 4 और 3, और ₹7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। अब कमरे की लंबाई आपको दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर
और ऊंचाई 3 मीटर। अब सफेदी कराने के लिए हम जमीन पे तो कभी सफेदी कराते नहीं है, चारों दीवार और छत पे कराते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, छत का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा आपका, तब आ जाएगा आपका कि जहां पर सफेदी करानी है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B × H। और क्योंकि जो छत का जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, आधार के, और आधार पे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को और जोड़ दीजिए, क्योंकि वो सूत्र बेटा नहीं लगा सकते आप, 2 बाहर 2 ब्रैकेट में L × B + B × H + H × L, क्योंकि उसमें तो जमीन का क्षेत्रफल भी शामिल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या जोड़ दीजिएगा, छत का क्षेत्रफल, और छत पे लंबाई और चौड़ाई होती है तो लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब L की जगह 5, B की जगह 4, H की जगह 3, L की जगह 5, B की जगह 4, 5 + 4 कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, और 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 54 आ गया, और 5 चौक 20, और 54 में 20 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 74 वर्ग मीटर। और क्योंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय क्या है, रुपए 7.50, यानी 7 रुपए 50 पैसे। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतना है तो इतने का कितना होगा, ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। एक पेन की कॉस्ट 2 रुपए है तो 10 की बताओ, 2 × 10 गुणा करना पड़ता है। ऐसे ही आपने 74 में 7.5 का गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आ गया, 55 रुपए। तो बेटा इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने ये प्रश्न हल कर लिया। तो अब दूसरा प्रश्न है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, कोई डिब्बा है उसमें पेंट भरा हुआ है और उसका क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर। पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से आपको 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है इतनी विमा वाली कितनी ईंट पेंट हो सकती हैं। तो बेटा होगा क्या, एक ईंट का आप जो है वो क्या निकाल लीजिए, एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। और जब एक ईंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर आपके पास ये इतने पेंट से कितनी ईंटें जो है वो कलर की जा सकती हैं वो भी आप ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, वो क्या होता है, 2LB + BH + HL। अब लंबाई क्या है ईंट की, 22.5, चौड़ाई कितनी है, 10, B की जगह 10, H की जगह 7.5, H की जगह 7.5, L की जगह 22.5। तो 22.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 225, 10 का 7.5 में करेंगे तो 75, और 7.5 का 22.5 में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो उत्तर आएगा 168.75। और जब आप इन्हें जोड़ोगे, 225 में 75 जोड़ोगे तो 300 आएगा, और 300 में 168.75 जोड़ोगे तो 468.75 आएगा, और बाहर है 2 तो 468.75 का 2 में जब हम गुणा कर लेंगे तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखते हैं बेटा कितना आ रहा है उत्तर, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज बेटा, आप मेंसुरेशन में यानी कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, उसमें ध्यान मात्रकों का बहुत अच्छे से रखना है कि या तो आप पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर के वर्ग को आपको किस में बदलना है, मीटर के वर्ग में। और बेटा एक चीज याद रखना, 1 सेंटीमीटर का वर्ग ये होता है 1/100 × 100 मीटर का वर्ग, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग लगाना पड़ता है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 चीजें आती हैं, इसलिए 100 × 100 का आपने 1 में भाग लगा दिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। तो ये बेटा क्या आ गया, ये ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब जो कुल पेंट है उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल का अगर आप भाग लगा देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कितनी ईंट जो है वो उससे कलर कर सकते हैं। जैसे एक पेन की कॉस्ट 20 रुपए है और 20 रुपए में कितनी पेन खरीदी जा सकती है, तो जब 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर 10 आएगा, तो 10 पेनें खरीदी जा सकती हैं। तो डिब्बे में भरे हुए पेंट का क्षेत्रफल आपने ऊपर लिख दिया और उसमें आपने किसका भाग लगा दिया, एक ईंट का जो क्षेत्रफल है उसका आपने भाग लगा दिया। तो ये 100 × 100 तो आपका आ गया किस में, अंश में।
और नीचे क्या हो गया 937.5। और जब आपने 9.375 का 100 गुणा 100 में गुणा किया और ये दशमलव हटाया तो उत्तर आ गया ऊपर 937500 बटे 9375 यानी 9375। इससे अगर आप इसे काटोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कितनी ईंट रंग जाएंगी उस कलर से, 100 ईंटों को आप रंग सकते हो। तो ये बेटा याद रखना कि जो डिब्बे में जो पेंट आया है उसका जो कुल क्षेत्रफल है उसमें एक ईंट का जो कुल क्षेत्रफल है उससे आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी धारिता आपको निकालनी है, क्योंकि टंकी में कितना पानी आ सकता है तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन कैसे निकालते हैं बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। तो लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर। 6 का 5 में गुणा किया तो 30 और 30 का 4.5 में गुणा किया तो उत्तर क्या आ गया 135। और याद रखना बेटा कि जो आयतन है या धारिता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, घन मीटर या मीटर क्यूब। क्योंकि देखिए जितनी भुजाओं का यूज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 का यूज हुआ तो 3 घात लगा दो। क्षेत्रफल निकालने में 2 का यूज होता है, लंबाई चौड़ाई, तो वर्ग लगा दो। सीधा सा बात है, जितनी भुजाओं का उपयोग हो रहा है उतनी घात लगानी है मात्रक में। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का उपयोग हो रहा है तो क्यूब हो गया। और हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और बेटा ये बात दे भी ना रखी हो तो आप याद कर लेना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 135 में किसका गुणा कर देंगे, 1000 का हम गुणा कर देंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा 135000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो बेटा ये जो है प्रश्न अच्छे से आप समझ लीजिए कि जब भी धारिता की बात हो या कितना पानी आ जाएगा तो आपको आयतन निकालना है। और सूत्र क्या है उसका, LBH सूत्र है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, किसी गोदाम की माप है 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई है। और गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप की क्या रखनी है, लकड़ी की अधिकतम कितनी क्रेट रखी जा सकती है। क्रेट माने एक ऐसा जो है 3 डायमेंशनल आपका जो है आकृति जिसके अंदर कुछ समाहित हो सके। जैसे क्रेट्स में आप कुछ भी सामान रख सकें, जैसे लकड़ी की क्रेट है, किसी ने उसमें ताले रख लिए, गोदाम है या उसमें कोई सामान रख लिया, इस तरह की बच्चों क्रेट होती हैं। तो कितनी क्रेट आ सकती है ये देखना है। तो सवाल में करना, ऐसे सवालों में बेटा करते क्या हैं, पहले जो कुल जो आपकी आकृति यानी कमरे का आयतन निकाल लीजिए, फिर एक क्रेट का आयतन निकाल लीजिए। अब जब कमरे के आयतन में एक क्रेट के आयतन का आप भाग लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कमरे में कितनी ज्यादा से ज्यादा क्रेट रखी जा सकती हैं। तो गोदाम की विमाएं आपको दे रखी है, विमाएं माने डायमेंशंस, यानी LBH आपको दे रखा है। तो आपने सूत्र लगा के गोदाम का आयतन निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि जो आपका जो कमरा है वो किसके तरह का है, घनाभ की तरह का है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और तीनों अलग अलग हैं। और फिर आपने लकड़ी के क्रेट की विमाएं क्या हैं, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। तो फिर हम अब क्या करेंगे, लकड़ी के क्रेट का भी आयतन निकालेंगे। तो देखिएगा हमने आयतन निकाला तो 1.5, 1.25, 0.5 इन तीनों का आपने गुणा कर दिया, क्योंकि क्रेट भी किसकी तरह की है, घनाभ की तरह की। और जब भी बेटा इस तरह का प्रश्न हो जिसमें आपको क्रेट की संख्या या कितनी ईंटों को पेंट करना हो तो आप कैलकुलेशन मत करा करिए। आप पहले 40 का 25 का में गुणा करें, फिर 15 का गुणा करके समय मत बर्बाद करिए, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, फिर बाद में उसे काटने की कोशिश किया करिए। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको इसको हल करना है तो दशमलव हटा के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं 10, फिर यहाँ पर 2 दशमलव हटाए तो किसका गुणा कर सकते हैं 100 का गुणा, फिर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो किसका गुणा कर सकते हैं 10 का गुणा। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें आप। 5 से ये 15 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 5 दूनी 10 और 5 25 5 बार कट गया, और 5 तिया 15 और 5 से 8 बार कट गया। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया,
तो इस तरीके से जब आपने इसको हल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा 16,000 जो है, यानी कि क्रेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 16,000। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है हल करने का कि दशमलव को हटा दीजिएगा और एक दशमलव हटाएंगे तो 10 का गुणा, 2 दशमलव स्थान अगर दाईं तरफ खिसकाएंगे तो 100 का गुणा और 1 दशमलव स्थान आगे खिसकाएंगे तो 10 का गुणा। और फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए। जैसे 5 से 15 3 बार कट गया, अब 5 से 25 5 बार कट गया और 125 5 दूनी 10 55 25 ये 5 बार कट गया। और इसके बाद फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन पूरी करते ही उत्तर कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों 16,000 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो क्रेटों की संख्या होगी वो टोटल कितनी आ जाएंगी 16,000 निकल के आ जाएंगी। तो बच्चों आज हमने जो घन घनाभ क्या होता है, किस तरह का ठोस है, इसके बारे में पढ़ा। उसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितने उसके पृष्ठ होते हैं, इनके बारे में जाना। इनके जो है हमने फिर ये जाना कि इनके संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र क्या है, विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, और अच्छे से हमने ध्यान से इन सब बातों को समझा। तो पहले तो बेटा आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में मौजूद कोई भी घन या घनाभ हो उनको लेके बैठें, देखें उसमें कितने पृष्ठ हैं, उनके क्षेत्रफल कैसे कैसे निकलेंगे, फिर आप उनके सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र अपने आप जो है वो प्रूफ करके देखें, जिससे कि सूत्र अगर आप एक बार भूल भी जाएं तो आप उस सूत्र को परीक्षा में तुरंत बहुत जल्दी से जो है वो आप मेमोराइज करके और बना लें और उसमें आपको रटना ना पड़े। एक चीज याद रखिए, जो बेटा गणित और विज्ञान के विषय हैं इनमें समझना ज्यादा जरूरी है, रटना ज्यादा जरूरी नहीं है। जितना आप समझ के पढ़ोगे उतनी आपकी सॉलिड नॉलेज होगी और वहां से फिर आप जो है चीजों को जनरेट करना सीख जाओगे, आपने वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो जितने भी मैंने सूत्र आपको बताए वो सूत्र आप कोशिश करिएगा, जैसे मैंने बनाना सिखाया वैसे बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आप प्रश्नावली 13.1 13.5 के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करिए। और एक घनाकार पानी की टंकी की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई 8 मीटर, उसमें कितने लीटर पानी आएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आप इसे करिएगा, पहले इसका क्या निकालिएगा आयतन निकालिएगा। और मैंने आपसे क्या बताया था 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो फिर आप उसका गुणा कर देना तो उत्तर आपका किस में आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो किसके बराबर होता है 6a स्क्वायर के बराबर। बताया था कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, सबका क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो 6a स्क्वायर हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर का मान आ जाएगा। फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आप निकाल लोगे, 4a स्क्वायर होता है। यदि एक घन का आयतन इतना है तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन किसके बराबर होता है भुजा के क्यूब के बराबर। तो a क्यूब होगा, उससे a आ जाएगा, a आने से फिर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण निकाल लेंगे। तो बेटा ये सब प्रश्न हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से जो है इन्हें सॉल्व करना, अपना ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।